देखिए वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो कहता है हाईटेक लिमिटेड एक कंपनी है बेटा। वो वेरियस कंपोनेंट बना के बेचती है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के। हाईटेक असेंबल एंड सेल वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ हैवी construction equipment. Company is working on a proposal of assembling a new component. जी ये एक नया कंपोनेंट बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम है EXV99। ये इदारा एक न्यू कंपोनेंट बनाना चाह रहा है बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट सर्वे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन वर्कड आउट। उसने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है। प्रोजेक्टेड लाइफ टाइम सेल, पूरी लाइफ में कितने यूनिट सेल होंगे? 5 लाख यूनिट पूरी लाइफ में सेल होंगे। एक यूनिट की सेल प्राइस 11,000 रुपये होगी और आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा टारगेट वो कितने परसेंट है? 40% ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैंने आपसे कहा था कुछ ना कहे तो ये 40% ऑफ सेल होता है। अब अगर यहाँ तक ही पढ़े तो ये हम टारगेट कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। वैसे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के चलना चाहिए, लेकिन हम अपना टाइम अगर सेव करना चाह रहे हैं तो टारगेट कॉस्ट पर यूनिट अगर हम निकालें जी, टारगेट कॉस्ट अगर हम पर यूनिट निकालें तो क्या फॉर्मूला होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 11,000 और प्रॉफिट 40% है। तो आप इसका 4400 लेस करेंगे तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन में डाटा दिया होगा वो सारा करंट कॉस्ट के लिए दिया होगा। तो हम स्टेप 2 ये हम किसकी निकाल रहे हैं? करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट जी EXV99। हमने ये इसकी करंट कॉस्ट भी निकालनी है। तो ये डाटा पढ़ते जाते हैं और ट्रीटमेंट करते जाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू कंपोनेंट इज एज फॉलोज। जो आपने नया कंपोनेंट बनाना है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट के मुतालिक ये सारा डाटा है। 1 यूनिट ऑफ EXV99 वुड रिक्वायर। एक प्रोडक्ट का यूनिट बनाने में ये 3 पुर्जे लगेंगे, XX, XY और Z। नेट क्वांटिटी का मतलब होता है कि ये वेस्टेज के अलावा है। XX का 1 यूनिट लगेगा मटेरियल का, XY का कितना लगेगा? 1.5 kg और Z का 1 यूनिट ऑफ मटेरियल। नेट का मतलब है इसमें वेस्टेज अभी शामिल नहीं है। ये सारे मटेरियल्स हैं जो इस EXV99 को बनाने पे लगेंगे। तो ये आपको वो दी हुई है मटेरियल की क्वांटिटी मटेरियल की क्वांटिटी पर यूनिट दिया है। उसके बाद ये आपको मटेरियल की प्राइस दी हुई है। इसकी पर यूनिट प्राइस है, इसकी पर केजी प्राइस है और इसकी भी पर यूनिट प्राइस है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि क्वांटिटी इनटू प्राइस करेंगे तो ये हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। बनाने में कितने मटेरियल लगते हैं इसको? 1 यूनिट बनाने में 3 मटेरियल लगते हैं जिनके ये तीनों के नाम लिखे हैं। तो आप इन तीनों की कॉस्ट पर यूनिट नीचे लिखेंगे। वो कहता है द अबव पार्ट्स, इन तीनों के मुतालिक बता रहा है, अबव पार्ट्स वुड बी इम्पोर्टेड। ये लोकल मार्केट से नहीं खरीदते आप ये पुर्जे, ये आप क्या करते हैं? इन अ लॉट। लॉट का मतलब होता है इकट्ठे खरीदते हैं।
अब कितने कट्ठे खरीदते हैं, वो कहता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन के लिए आप खरीदते हैं। मतलब 1000 यूनिट्स की अगर प्रोडक्शन करनी है तो उसके 1000 यूनिट खरीदते होंगे, इसके 1500 केजी खरीदते होंगे, इसके भी 1000 यूनिट, यानी इस तरह 1000 यूनिट के लिए ये तीनों पुर्जे इकट्ठे खरीदते हैं। मैं क्योंकि टोटल में कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा तो ये इंफॉर्मेशन यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं। मैं पर यूनिट पे कैलकुलेशन करता हूँ, हम जितने मर्जी चाहे खरीदते हो, चाहे एक एक करके खरीदते हो, हमें तो उसकी कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। कस्टम ड्यूटी एंड अदर इम्पोर्ट चार्जेस वो कितने परसेंट होंगे, तो ये 15% इस कॉस्ट पे लग जाएंगे। अब ये जो कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, आप सबको ये पता होगा, किसी भी चीज को परचेज करने पे जो भी खर्चे होते हैं वो उसकी कॉस्ट का, ये जो ऊपर वाली लाइन थी कि 1000 खरीदते हैं, इस लाइन की कोई कॉस्ट इम्प्लीकेशन नहीं है, इसीलिए मैं इसको फिर भी इसलिए भी नहीं काउंट कर रहा। इससे ना हमारी कॉस्ट ने कम होना है ना हमारी कॉस्ट ने, तो 15% कस्टम एंड इम्पोर्ट ड्यूटी है। कहता है कंपनी इज निगोशिएटिंग विद द वेंडर, कंपनी निगोशिएट कर रही है, वेंडर, वेंडर किसे कहते हैं, सप्लायर को, रॉ मटेरियल के सप्लायर के साथ ये निगोशिएट कर रही हैं। हु हैज एग्रीड, जिसने ये जाहिर किया अपना रजामंदी कि वो आपको डिस्काउंट ऑफर करेगा, यानी ये जो तीनों चीजें हैं इनकी जो कॉस्ट है वो क्या कर देगा, कम कर देगा, लेकिन कितनी करेगा वो नहीं बताया हुआ। बस वो ये कहता है हाँ मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, कितना देगा इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अभी हम यही कॉस्ट लेके चलेंगे। तो मटेरियल का ट्रीटमेंट करना है। अब ये पैराग्राफ लेबर का है, लेकिन इसमें अगर आप सवाल पढ़े बगैर शुरू कर देंगे तो आप गलत कर जाएंगे, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये मटेरियल की है, इसका ताल्लुक लेबर के साथ कोई नहीं है। कहता है 6% ऑफ इनपुट क्वांटिटी ऑफ डबल वाई एंड डबल जी वुड बी लॉस ड्यूरिंग असेंबली प्रोसेस। अब ये मटेरियल जाया होता है, ये जो दिया हुआ है ये असल में मटेरियल का वेस्टेज या मटेरियल का लॉस है। 6% ऑफ इनपुट क्वांटिटी, तो डबल वाई और डबल जी इन दोनों पे वेस्टेज का इंपैक्ट आएगा, इसके ऊपर कोई वेस्टेज नहीं है। अगर मैं ये लाइन ना पढ़ता, ये पैराग्राफ ना पढ़ता, वैसे मुझे तो सवाल याद है, अगर मैं सिर्फ इतना ही पढ़ के मटेरियल का ट्रीटमेंट कर लेता तो मुझे कटिंग करनी पड़ती। एग्जामिनर ने थोड़ा धोखा दिया है, उन तमाम बच्चों को तंग किया है जो एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं, ट्रीटमेंट करते जाते हैं, ताकि बार बार कटिंग हो उनकी। हमेशा सवाल को एक दफा पूरा पढ़ लेना जरूरी है, पूरा पढ़ने के बाद शुरू करते हैं, कभी भी ऐसे शुरू नहीं करना जैसे मैंने किया। मैं तो टाइम सेविंग के लिए ऐसे कर दूंगा, कई दफा करूंगा, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जब भी मैं कोई अनसीन नया सवाल करूंगा तो मैं उसको एक दफा पहले पढ़ूंगा, फिर करते हुए दोबारा उसको तसल्ली से पढ़ूंगा, कम से कम 2 दफा मेरी रीडिंग से वो गुजरेगा, तब मुझे बात समझ आएगी, ये ना हो कि वो मैं भूल जाऊं या कोई चीज मिस कर जाऊं। तो ये वाली लाइन का इम्पैक्ट ऊपर इस पॉइंट के साथ है, पॉइंट नंबर 1 के साथ है। जिस बच्चे ने ना पढ़ा फिर उसका गलत हो जाएगा जी। अब ये जो मटेरियल करंट कॉस्ट के लिए हमें पता है, करंट कॉस्ट पर यूनिट हमने निकालनी है, तो उसके लिए हम ये तीनों मटेरियल लिखेंगे। हाँ जी, तीनों मटेरियल्स की कॉस्ट लिखेंगे पर यूनिट। मटेरियल के क्या नाम है, पहले का नाम है एक्स डबल डबल जी। जी को बच्चा ट्रीटमेंट करवा सकता, अच्छा जी, और को बच्चा ट्रीटमेंट जी बताएं। अच्छा ठीक है, 2350 को ये प्राइस है पर यूनिट ऑफ मटेरियल इनटू 1 यूनिट लगेगा, ठीक है ठीक है। नहीं मैं तो पर यूनिट कर रहा हूँ, मैं इंटू 5 लाख नहीं करूंगा। हाँ जी, तो कस्टम ड्यूटी भी ऐड करनी है तो मैं 15% इधर ही ऐड करूंगा। तो
कोई चीज पहले कर दें कोई बाद में कर दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने प्राइस लिया है मटेरियल की, और ये मैंने मटेरियल की क्या लिया है, क्वांटिटी। ये क्या चीज इम्पैक्ट किस चीज का लिया है, कस्टम ड्यूटी। किसी भी चीज के अंदर 15% ऐड करना हो तो मैं कभी भी 15% ऐड नहीं करूंगा, मैं ये शॉर्टकट लगाऊंगा 1 पॉइंट। ये शॉर्टकट होता है, किसी भी चीज को 15% बढ़ाने का ये शॉर्टकट है। मेरा ख्याल है ये क्या आ जाता है, 2350 इंटू 1 पॉइंट, जी कितना, 27.5 जी। इसमें वेस्टेज नहीं थी, बाकी सब में वेस्टेज भी है, और वेस्टेज क्वांटिटी पे इम्पैक्ट करती है, किस पे, तो मटेरियल दूसरे की प्राइस क्या है, 1400 रुपीज पर केजी। कस्टम का इम्पैक्ट इनटू एक यूनिट पे कितने केजी लगते हैं, ये 1.5 केजी वेस्टेज के बगैर है, तो वेस्टेज 6% है। तो वो अब आपने 6%, 6% वेस्टेज है, तो वो वेस्टेज को अगर आप याद रखें तो हमने कल कहा था 100/94 आएगा। अब ये क्यों 100/94 आएगा, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है, ये दोबारा दोबारा बात नहीं होगी। तो इनपुट की क्वांटिटी पे कहा हुआ है, तो इनपुट 100% है, आउटपुट 94% है, तो ये आउटपुट थी 1.5 केजी नेट। क्या था ये, हम्म, 1 नहीं, ये टोटल फाइनल बताएं मुझे। ये मटेरियल की प्राइस निकल आएगी, ये मटेरियल की क्वांटिटी निकल आएगी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। चलो भाई चलो जवानो, 2569.115। चलो अगला मटेरियल भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, बताएं जी क्या प्राइस है, 1200 रुपए पर यूनिट। सब कुछ ऐसे ही होगा, 1200 रुपए पर यूनिट उसकी प्राइस है बगैर कस्टम के। 15% कस्टम और इम्पोर्ट ड्यूटी शामिल करें, और पता नहीं कितने यूनिट है, 1 यूनिट, और वेस्टेज का इम्पैक्ट 100/94 वेस्टेज का इम्पैक्ट है, ग्रॉसिंग अब कहते हैं इसे जी, 14.08। ले जी ये जमा कर लें, मटेरियल बताएं कितना आता है टोटल। ना भी जमा करें कोई मसला नहीं है, मैं वैसे जमा कर रहा हूँ, इसका आगे मुझे एक फायदा हो जाएगा जी। टोटल मटेरियल बता दें, 673973। ये मटेरियल कॉस्ट थी, ये किसकी थी, एक यूनिट ऑफ EXV99 बनाने पर ये 3 मटेरियल लगेंगे। जिस बच्चे को चैप्टर 1 याद है उसको पता है कि हर दफा हमें ये करना पड़ता है, मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल की क्वांटिटी पर यूनिट। ये मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला था। अब प्राइस में कस्टम, इंपोर्ट ड्यूटी, लाने के तमाम एक्सपेंसेस, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सिखाती है, ऐड करती है। मटेरियल के क्वांटिटी में यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें क्या आई, वेस्टेज शामिल होती है। क्या शामिल होती है, अगर वेस्टेज होती है तो मटेरियल थोड़ा ज्यादा लगेगा, वो ज्यादा करने के लिए हमने ये इम्पैक्ट किया, ये वेस्टेज का इम्पैक्ट लिया। बाकी सब कुछ इसमें वही पुराना वाला है, जो नई चीज है वो वेस्टेज है, और कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी पुरानी है। लेबर का पैराग्राफ है वो क्या कहता है, ऑन एवरेज असेंबलिंग ऑफ 1 यूनिट वुड रिक्वायर 1.8 आवर्स। जी एक यूनिट के ऊपर कितना टाइम लगता है, ऑन एवरेज का मतलब होता है कभी थोड़ा कम ज्यादा लग सकता है। ऑन एवरेज का क्या मतलब होता है, कम या ज्यादा लग सकता है, लेकिन 1.8 आवर्स पर यूनिट लगता है। और वेजेस रेट कितना है, ये जो 200 रुपए है ये क्या चीज है, ये वेजेस रेट पर आवर है। और ये क्या चीज है, अगर यहां तक लाइन होती तो हमने ऐसे करना था, अपनी जो लेबर की कॉस्ट है पर यूनिट वो कैसे लेनी थी, लेकिन अभी ऐसे नहीं होगा, आगे वो लाइन मौजूद है। लेबर का वेजेस रेट है 200 रुपए पर आवर, ये हमें चैप्टर 1 ने बताया कि रेट पर आवर इनटू लेबर आवर पर यूनिट, मेरा ख्याल है हमने ये करना था, ये हमारा सोल्यूशन होना था। लेकिन अब क्या होगा,
ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बच्चों को पेपर में समझ नहीं आई थी और इसने काफी ज्यादा लोगों का टाइम जाया कराया था। मतलब बहुत से लोग इस सवाल में फेल हुए हैं इस लाइन की वजह से, यानी वो सवाल पूरा नहीं कर सके या सवाल छोड़ दिया उन्होंने वहीं पे ही। इस लाइन की वजह से बच्चे फेल हुए हैं। मतलब इस सवाल में फेल का मतलब है पूरे आधे नंबर नहीं ले सके। किसी भी सवाल में आधे नंबर लेना आपको सवाल में पास कराता है। फी सवाल अगर आप पास होंगे तो ओवरऑल पेपर में पास हो जाएंगे। 2 सवाल आपको ऐसे जाएंगे जिनमें 70-80% 90% सही हो आपका। अगर 100% सही हो जाए तो वो आपकी अचीवमेंट है। बाकी सारे सवाल आपके अधूरे अधूरे ही सही होंगे और अधूरे अधूरे ही आपने किए होंगे। तो 2 सवाल अच्छे चाहिए। अगर 3 किसी को मिल जाते हैं तो वो तो कंफर्म पास है। अच्छा, ये पैराग्राफ में वो क्या कहता है? वो कहता है इदारे की जो प्रोडक्शन है वो एक सिंगल शिफ्ट में की जाती है। जितनी भी प्रोडक्शन है वो कितनी शिफ्ट में की जाती है? यानी सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक की शिफ्ट होती है, या सुबह 9 से लेकर, यही चलता है इदारों में। वो कहता है प्रोडक्शन 8 घंटे की शिफ्ट में होती है। एट द स्टार्ट ऑफ ईच शिफ्ट, हर शिफ्ट के स्टार्ट पे सेटअप ऑफ द मशीन की जाती है। सेटअप का मतलब होता है मशीन को प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। ये जो सेटअप का टाइम होता है ये नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है, ये टाइम जाया हो रहा होता है। इस टाइम में प्रोडक्ट बन नहीं रही होती, मशीन को प्रिपेयर किया जाता है। कितने मिनट की प्रोडक्शन, कितने मिनट का टाइम जाया होता है? वो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि पूरी शिफ्ट में से, पूरी 8 घंटे की शिफ्ट में से आधा घंटा जाया होता है। प्रोडक्टिव टाइम कितना होता है? अब ये आपको उसने लेबर का वेस्टेज रेट देने की बजाय या टाइम जाया वैसे बताने की बजाय परसेंटेज में उसने ये एक रिलेशनशिप दे दिया है कि 8 घंटे की शिफ्ट हो तो उसमें से कितना टाइम जाया हो जाता है? 30 मिनट। तो ये टाइम परसेंटेज में कितने परसेंट बनता है? एक्चुअली जैसे आपको मटेरियल की वेस्टेज नहीं दी हुई थी, वैसे आपको टाइम की वेस्टेज परसेंटेज में देनी चाहिए थी। उसने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। वो कहता है बच्चा परसेंटेज खुद निकाले। एग्जामिनर चाह रहा है बच्चा परसेंटेज खुद निकाले। 8 घंटे टोटल टाइम है। हमेशा परसेंटेज का उसूल होता है बेस पर टोटल रखते हैं। टोटल टाइम 8 है, उसमें से आधा घंटा जाया तो 0.5 आवर, 0.5 बनता है ना आधा घंटा, 0.5 आवर डिवाइडेड बाय 8 घंटे। इस लाइन का मतलब है पूरी शिफ्ट में 6.2% टाइम जाया होता है। मैंने पूरी शिफ्ट का टाइम जाया नहीं लेना, मैंने एक यूनिट का जाया टाइम लेना है। एक्चुअली मुझे जो क्वेश्चन में लिखना है वो क्या करना है, ये 1 यूनिट का प्रोडक्टिव टाइम है, इसमें 1 यूनिट का जाया होने वाला टाइम शामिल करना है मैंने, 1 यूनिट का। अब ये मैथ उसने अप्लाई करा है। अगर आपकी पूरी शिफ्ट में से 6.25 जाया होता है तो फिर हम अज्यूम करेंगे हर यूनिट के बदले भी कितना जाया होता है जो शिफ्ट में बनती है, 6.25। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप पूरे दिन में 8000 केजी इस्तेमाल करते हैं मटेरियल और 1000 यूनिट बनते हैं, तो इसका मतलब है अगर पूरे दिन में, मसलन पूरे दिन में सॉरी, हम 8000 केजी मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और 1000 यूनिट बनाते हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 यूनिट जो बनता है उस पर कितना मटेरियल लगता होगा अगर 8000 केजी है और 1000 यूनिट्स है। मेरा ख्याल है मैं ये कह सकता हूँ ना कि 1 यूनिट पे 8 केजी लगता है। यानी पूरे दिन का जितना मटेरियल लगता है उसको मैं 1 यूनिट पे भी क्लासीफाई या वो कर सकता हूँ, क्या कहते हैं उसको, एक्स्ट्रापुलेट। मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरे दिन के लिए 8 केजी लगा है तो 1 यूनिट पे लगा हुआ था। बिल्कुल इस तरह पूरे दिन की शिफ्ट जो है उसमें जाया टाइम आधा घंटा है, तो 1 यूनिट के बदले कितना जाया टाइम है उसी प्रपोर्शन से लगा दो। सेम प्रपोर्शन विल बी कैरिड ऑन। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं समझ आ रही? मसला क्या है जी? कोई बच्चा बताना चाहिए क्या मसला क्या चल रहा है? मसला ये चल रहा है कि आपको लेबर की जो वेस्टेज का टाइम है वो परसेंटेज में देना चाहिए। नहीं दे रहा परसेंटेज में तो 1 यूनिट का वेस्टेज वाला टाइम दे। वो 1 यूनिट का देने की बजाय क्या दे रहा है, जो कि हमारे लिए इररेलेवेंट है। हमारे लिए शिफ्ट का टोटल टाइम रेलेवेंट नहीं है। तो मैंने आपको वो वेस्टेज का जो ट्रीटमेंट करवाया था उसके मुताबिक अगर हम लिख के करें तो इसका मतलब होता है 1 यूनिट पे कितना टाइम लगता है, एक मुकम्मल यूनिट पे कितना टाइम चाहिए होता है, 1 पॉइंट। इसमें कुछ टाइम जाया होता है, जाया वाला टाइम अगर हम शामिल कर लें, जाया वाला टाइम शामिल कर लें तो ये टोटल लेबर आवर आ जाते हैं, जिनको टोटल लेबर आवर पेड कहते हैं। इसके आगे मैंने कहा था यहाँ पे परसेंटेजेस लिखनी चाहिए आपको, ये परसेंटेज मिसिंग है।
क्वेश्चन में ये परसेंटेज जो जाया हुए टाइम की परसेंटेज है वो मिसिंग है, तो ये परसेंटेज मैंने कैसे निकाल ली, आधा घंटा जाया होता है टोटल 8 घंटे में से, तो ये इसका कितने परसेंट बनता है जी, 6 पॉइंट, टोटल टाइम का 6.25% है। हाँ जी, 6.25% बनता है, 6.25% बनता है। ये जो टोटल टाइम होता है ये 100% है। ये कहाँ से पता चला, क्योंकि मैं टोटल पे बेस करके निकाल रहा हूँ। तो टोटल टाइम में से आधा घंटा जाया होता है जो कि 6.25% है, तो ऊपर होगा 90। अब आप ये निकाल सकते हैं, 1.92 होगा एग्जैक्ट 1 कुछ बच्चे कहते हैं हमारा दिमाग तो यहाँ नहीं जाता, उनको आता है रेशियो प्रपोर्शन। क्यूएम अगर अच्छा आता है तो आप रेशियो प्रपोर्शन से भी कर सकते हैं। हर वो सवाल जो परसेंटेज से होता है वो एक्स से भी हो सकता है, वो रेशियो प्रपोर्शन से भी हो सकता है। रेशियो प्रपोर्शन ये कहता है, रेशियो प्रपोर्शन क्या कहता है कि जनाब अगर टोटल शिफ्ट की बात की जाए तो शिफ्ट में टोटल टाइम कितना है, प्रोडक्टिव टाइम कितना है जो प्रोडक्ट पे लगता है, 7.5 घंटे। और अगर पर यूनिट की बात की जाए तो पर यूनिट का प्रोडक्टिव टाइम है 1.8 आवर्स। ये मैंने निकालना है। पूरी शिफ्ट का टोटल और प्रोडक्टिव टाइम जो है उनके दरमियान जो रेशियो प्रपोर्शन है वही रेशियो प्रपोर्शन पर यूनिट के लिए है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट रिलेशन होता है, मैथमेटिक्स है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जिस बच्चे को रेशियो प्रपोर्शन आता है वो भी इससे कर सकता है, डायरेक्ट ये निकलाएगा 1.92। चेक करें कितना आता है, ये भी सही है तरीका। इस तरीके में और ऊपर वाले तरीके में फर्क सिर्फ क्या है, ये मैं अपने तरीके पे खड़ा हूँ कि परसेंटेज होनी चाहिए। यहाँ मैंने परसेंटेज नहीं ढूंढी बल्कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने उसकी रेशियो प्रोपोर्शन बना लिया, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्टिव टाइम है 1.8 आवर, तो मैंने शिफ्ट का भी प्रोडक्टिव टाइम लिखा है। शिफ्ट का जाया हुआ टाइम, मेरे पास टोटल जाया हुआ टाइम शिफ्ट का कितना है, और इधर का शिफ्ट का मुझे जाया हुआ टाइम पता ही नहीं था, ये पता नहीं था, इसीलिए मैंने प्रोडक्टिव टाइम के साथ रिलेशनशिप बनाया उसका, टोटल टाइम विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्टिव टाइम जी। वो पता चल रहा है, सोनू में बैठे सुते हो तुसी सारे, हम मलंगो क्या कहते हैं, और कोई आवाज नहीं, और लाशों उठो, क्या कहते हो, उठ जाओ बस करो, आ गया लाहौर, पिंडो चल पे हो तुसी। अच्छा अभी भी आप बिस्तर पे सो रहे हैं कई लोग, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਲੱਗਾ ਰਹਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜ ਮਲੰਗਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਟੰਗਾਂ ਨੂੰ है, क्या कहते हैं, बड़ी ठंडी क्लास है, कोई आवाज नहीं कोई जान नहीं है, हंस रही है वो, खातून हंस रही होगा नहीं। अच्छा मैं कहाँ पे था, सुनो बताओ भाई कहाँ थे, क्या बता रहे थे। हाँ मसला क्या है, लेबर का टाइम जाया होता है, जब टाइम जाया होता है तो हमें जाया वाला टाइम शामिल करके लेबर आवर काउंट करने पड़ते हैं। तो ये मैंने 1 पॉइंट कितने निकाले थे आवर्स अभी, 1.8 की बजाय 1.92 आएगा। लेकिन ओवरहेड्स हमने कहा था, ओवरहेड्स किस पे आते हैं, वो प्रोडक्टिव टाइम पे आते हैं, ठीक है। शुक्र है, बोले या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। हाँ जी बताएं क्या आता है ये 384, आप मुंह में इलायचियां डाल के आ जाते हैं तो कहते उस्ताद ही करेगा, और तुझी आप ही बोलो तुझी भी पढ़ना है, पेपर तुझी देना मैं देना है, अच्छा जी। इसके बाद आएंगे फैक्ट्री, उसके लिए ये पैराग्राफ दिया हुआ उसने, ये वाला पैराग्राफ, ये कल भी हमने किया था इस पैराग्राफ का ट्रीटमेंट। चलो भाई करो जल्दी से, बताओ मुझे क्या आता है, ये कैलकुलेटर पकड़ो, बैठना नहीं, किया आपने, दिखाए घर, ये घर से करके आया, जो घर से करके आया उसको तो पता है क्या हो रहा है।
ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਮੁੱਛ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਆਇਆ ਦੂਜੇ और भाई मैं जो वलीमा कराऊंगा फिर आना सुबह बन जाए। हाँ दूसरा पहला तो हो गया हूँ, दूसरा ही कराना हूँ, पहला तो गैप ही बहुत आ गया। हंस रहे ठीक है। चलो भाई चलो शाबाश जल्दी करो जल्दी लड़को। और भाई कर लिया जी आपने भी किया हुआ है घर से आपने जी भाईजान आपने करें तुसी आज 2 दिन बाद मुंह चुक के आ गए हो लफंट रो हैं। चलो करो भाई कर रहे हैं उन सवाल ही नहीं होना देखो कल भी नहीं आया था ना तुझे बेचारे को क्या पता कल पढ़ा था तुमने लेक्चर पढ़ा था फिर तो कर लोगे करो। हाँ भी लड़कियों कर लिया तुम नहीं पढ़ती अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। तुम दांत के पीछे पड़ी हुई हो हैं। अब मेरा अपना दंत चढ़ गया है बूढ़ा हो गया मैं है लेकिन मैं जा नहीं सकता ट्रीटमेंट कराऊंगा तो प्रॉब्लम होगी ज्यादा दिन लगेगा। हाँ जी तो डेंटिस्ट के पास जाके बैठ जाऊंगा। हाँ जी लड़के शेर बब्बर नहीं ये जो आगे बैठे खान साहब कहाँ से आए हुए आप लिया से अच्छा खान नहीं है आप लगते खान है ठीक है कोई नहीं किया आपने ये वैसे नहीं करके आए काम नहीं करके आते तुम क्या मसला तुम्हारा आए नहीं थे क्यों तो वापस चला गया तू कह रहा हो तो तुम रेड के आ जाने इसी क्लास तो कल लेक्चर तो पढ़ा होगा लेक्चर भी नहीं पढ़िया हम 10 की हो ऐसी केड़ी चीज पेंचर की थी जी मोबाइल पेंचर हुआ है फिर तो भाई लेक्चर मोबाइल पे पढ़ लेना था ऑनलाइन उसमें क्यों नहीं पढ़ा वो बता जल्दी जल्दी बता जल्दी अब बता मसला क्या है। अब बाइक तो चलो पेंचर थी ठीक है मान लेते हैं लेक्चर क्यों नहीं पढ़ा वो की पेंचर थी मोबाइल पेंचर था वेबसाइट पेंचर थी कि तेरी नीयत पेंचर हाँ और छुड़ल आदमी फेल होगा तो मेरा रिजल्ट खराब करेगा गंदे बेटा ही मुंह तेरा तो लइयो की थे मैंने देखा है दंदियां करके हैं इतनी दूर से तू मुझे देखने आया की कहना है क्या कहते हो भाई पढ़ते नहीं क्या दरख्तों से शर्म आ जाए मैं क्या थोड़ी सी शर्म आ जाए बड़े ही बेशर्म बच्चे नहीं यार। अच्छा अब्बा बेचारा खपता होगा क्या करते हैं अब्बू आपके माशाल्लाह तेल की कमाई है तेल की कमाई तो फिर ऐसे ही जाती है तेल की है अम्मान तेल की कमाई तेल सारा मिडल ईस्ट तेल तेल की कमाई है ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ तेल भी आ रहा है वो भी फिर तेल वाकू डुलदा पिया है। अच्छा चलो वो कहता है कंपनी की नॉर्मल एनुअल कैपेसिटी 4 मिलियन है नहीं पढ़ते ना इसलिए तुम्हारे बात तुम्हें पता है नोटू है 4 मिलियन लेबर आवर है और मेरा ख्याल है इस पे हाईलो लगना था शायद आपने हाईलो लगाया होगा तो कितने वेरिएबल ओवरहेड्स आते हैं 24 रुपीज पर आवर के पर यूनिट पर लेबर आवर तो वेरिएबल ओवरहेड 24 रुपए पर आवर है। हाँ जी वेरिएबल ओवरहेड 24 रुपीज पर आवर है पर लेबर आवर तो इनटू लेबर आवर जब करेंगे 1.92 नहीं 1.8 लेबर आवर जी 43.2 और पढ़ लो अल्लाह तुम्हें जन्नत दे और दूसरा तुम्हारे अब्बू वहां पे पता नहीं पैसे कैसे कमा रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड आगे इतने तो तू अमान कह रहे हैं कि अब्बा जी का बेड़ा गर्क हो रहा होना है जी। फिक्स्ड ओवरहेड टोटल कितने थे 42 पॉइंट ये कैसे आए हैं हाइलो से लेकिन हमें तो फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर चाहिए लेबर आवर 4 मिलियन पर एनम है ये एनुअल कैपेसिटी है तो इसको भी पर एनम करना है मल्टीप्लाई बाय साल में 4 क्वार्टर होते हैं ये क्वार्टरली डाटा है 42.8 इंटू 4 42.8 क्यों किया क्योंकि ये क्वार्टरली आया है 42.8 मिलियन पर क्वार्टर है मुझे पर एनम चाहिए तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं बेटा तो निकालो क्या आता है
42.8 रुपीज पर लेबर आवर, ये फिक्स का रेट आ जाता है। तो 42.8 रुपीज पर लेबर आवर इनटू 1.8 लेबर आवर जी 04 77.04। उसके बाद नेक्स्ट है, कहते हैं एक स्पेशल मशीन ली जाएगी जो कि स्पेशली इसके लिए यूज होगी प्रोडक्शन के लिए, और उस मशीन की जो परचेज कॉस्ट है वो 15 लाख है। अब जो मशीन की परचेज कॉस्ट है वो एक्सपेंस नहीं होती, मशीन की जो परचेज कॉस्ट है वो तो एसेट है, हमने यहाँ पे एक्सपेंस लेने हैं, तो वो जो उस मशीन की डेप्रिसिएशन होगी ना वो एक्सपेंस बनेगी। उस मशीन की डेप्रिसिएशन क्या बनेगी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे लिया जा सकता है ऑफ स्पेशल मशीन जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अगर आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन लिखेंगे तो वो तो पर यूनिट पे आएगी नहीं, कभी भी कॉस्ट ऑफ मशीन एक्सपेंस नहीं है, बल्कि उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन या जो भी डेप्रिसिएशन है वो एक्सपेंस है। तो उसमें इसने लाइफ बताने की बजाय लाइफ के यूनिट्स दिए हुए हैं, तो आप यूनिट ऑफ आउटपुट वाले तरीके से डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। यूनिट ऑफ आउटपुट वाला तरीका कहता है कि किसी भी एसेट की जो कॉस्ट हो, कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस करें उसकी एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इन लाइफ। पूरी लाइफ में कितने यूनिट बनाकर बेचेंगे जी, कॉस्ट ऑफ एसेट थी मेरा ख्याल है 15 लाख। ये डेप्रिसिएशन यूनिट वाले तरीके से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बाकी केस में लाइफ नहीं बताई हुई, तो 0 डिवाइडेड बाय लाइफ मेरा ख्याल है 5 लाख यूनिट से लाइफ, लाइफ टाइम इसीलिए लिखा हुआ था ऊपर लफ्ज, तो ये 3 रुपए आती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 3 रुपए। तो कई बच्चे परेशान होते हैं कि ये मशीन की कॉस्ट इधर क्यों ऐड की है, एक्चुअली मशीन की कॉस्ट ऐड नहीं हो रही, बल्कि उस मशीन की डेप्रिसिएशन ऐड हो रही है। टोटल करें जी क्या आता है, तो ये करंट कॉस्ट, करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट 507 जी पर यूनिट है। टोटल में लेते तो 15 लाख ही आती, फिर डेप्रिसिएशन टोटल में ही आनी थी 15 लाख, फिर भी कॉस्ट नहीं लिखनी थी, टोटल डेप्रिसिएबल वैल्यू लिखते होते हैं फिर, जितनी भी डेप्रिशिएबल वैल्यू होगी जी। क्या था ये 507 नहीं 507 724697। और जिसने भी बच्चे ने किया घर से कोई ना कोई एक आधा पॉइंट में मसला सबका होता है, तो वो मसला हल करने के लिए हम डिस्कस कर रहे होते हैं। बाकी तो आप मेजर क्वेश्चन का चाहे सोल्यूशन भी देख लें तो आपको समझ आ जाते हैं, लेकिन बाज़ दफा कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोल्यूशन देख के भी समझ नहीं आती, तो उसके लिए फिर हम सवाल कर रहे होते हैं। आगे उसके बाद गैप निकालना है, स्टेप 3 में क्या निकालना है, टारगेट कॉस्ट गैप। यहाँ तक तो सवाल बच्चों ने कर लिया था, तो आगे फिर बच्चों से नहीं हुआ, जो असल रिक्वायरमेंट है वो गैप नहीं है, गैप से भी आगे कुछ करना है। तो करंट कॉस्ट है 7246.97, टारगेट कॉस्ट ही मेरा ख्याल है 60, तो कितना आता है 646.97 646 उसने सवाल में पूछा क्या था, मैंने जानबूझ के रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी थी, सवाल में उसने पूछा है बताओ कंपनी को कितना डिस्काउंट लेना चाहिए, कंपनी को कितना डिस्काउंट लेना चाहिए कि कंपनी अपना टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट या अपनी टारगेट कॉस्ट को आराम से अचीव कर ले। इसका ये मतलब है कि वो आपसे पूछ रहा है बताओ कंपनी को कितना डिस्काउंट लेना चाहिए। तो आप ये डिस्काउंट कैसे निकालें, ये बात बच्चों को समझ नहीं है। यहाँ से तो बच्चों को पता चल गया कि वो टारगेट कॉस्टिंग का सवाल है, ऊपर कहीं से नहीं पता चल रहा ये टारगेट कॉस्टिंग का सवाल है, या इधर से पता चल रहा होगा ये लिखा हुआ था टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ से पता चल रहा है कि ये टारगेट कॉस्टिंग का सवाल है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपकी करंट कॉस्ट टारगेट कॉस्ट से ज्यादा होगी, और आपको ये करंट कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। करंट कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, जब आप इसको कम करेंगे तो आप टारगेट कॉस्ट के बराबर और टारगेट प्रॉफिट के बराबर आएंगे। अगर कंपनी ने कॉस्ट कम ना की तो कंपनी का प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आपकी ये जो कॉस्ट है
इसको कम करके हमने कितने के बराबर लेके आना है? इसके बराबर लाना है ना। अगर आपने इस टोटल को कम करना है तो ऊपर से हर एलिमेंट को कम करना पड़ेगा या उनमें से किसी एक एलिमेंट को कम करना पड़ेगा। वो सारे एलिमेंट को कम करने को नहीं कह रहा, सारे एलिमेंट को कम करने को नहीं कह रहा, वो कह रहा है बताओ सप्लायर से डिस्काउंट कितना लें। तो एक्चुअली डिस्काउंट आपको सप्लायर ऑफ मटेरियल से मिलता है, उसने लिखा भी हुआ था कि सप्लायर से डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है। तो होगा क्या, आप अपनी इस कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो ये इतने से कम करना चाहेंगे, आप इतने से ही कम करेंगे ना, तो गैप पूरा हो जाएगा, खत्म। और इसको कम करने का मतलब है आपको ऊपर से ये जो मटेरियल की कॉस्ट है इसको 646.97 से कम करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कंपनी ने गैप को खत्म करना है, तो गैप खत्म करने के लिए कंपनी को करंट कॉस्ट लेस करनी पड़ेगी। करंट कॉस्ट में भी कौन सी कॉस्ट लेस करनी पड़ेगी? क्यों क्यों? क्योंकि मटेरियल पे डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है। तो अगर आप ये जो मटेरियल की मैंने टोटल कॉस्ट थी इसीलिए निकाली थी, अगर आप इस टोटल कॉस्ट में इतनी कमी कर दें तो जो नई कॉस्ट आएगी, ये वाली जो नई कॉस्ट आएगी, ये सारी कॉस्ट हम जब ऐड करेंगे तो ये सारी कॉस्ट पता है कितने के बराबर होंगी? 6600 की, और हमारा गैप खत्म हो चुका होगा। तो मटेरियल की कॉस्ट में ये जितनी कमी है ये एक्चुअल डिस्काउंट है। ये जो कॉस्ट में कमी नहीं मैंने कह दिया 646.97, ये कितने में से कमी करनी पड़ेगी? 6739.73। तो ये डिस्काउंट है। एक्चुअली मटेरियल की कॉस्ट कमी होती है डिस्काउंट से या किसी और वजह से, यहाँ ये कम होगी डिस्काउंट की वजह से। तो अगर आपसे को पूछे भाई आपको डिस्काउंट कितना लेना पड़ेगा, तो आप कहें भाई जितना गैप है ना, जितना ये गैप है कंपनी को इतना ही सप्लायर से क्या लेना पड़ेगा, डिस्काउंट, देन कंपनी अपना गैप रिमूव कर पाएगी। तो आप एक लाइन में लिख देंगे कि कंपनी हैव टू टेक डिस्काउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ टारगेट कॉस्ट गैप। अगर कंपनी इससे ज्यादा डिस्काउंट लेती है तो ये गैप क्या, बल्कि ये तो हमारी कॉस्ट और ज्यादा कम हो जाएगी। तो डिस्काउंट कितना लेना चाहिए, तो वो आपसे पूछ रहा है, आपने बताना है भाई उतना डिस्काउंट लो जिससे आपका ये गैप क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी? मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी ऊपर? 667, और हमें कितनी रिडक्शन चाहिए, उस रिडक्शन को आप डिस्काउंट भी कह सकते हैं। हमें मटेरियल की कॉस्ट में कितनी रिडक्शन चाहिए ताकि हम गैप को रिमूव कर सकें? 6। ये आंसर है। इस डिस्काउंट को आप परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं। ये जो डिस्काउंट है, अभी जो कॉस्ट है उसमें अगर डिस्काउंट इतना चाहिए तो ये इसका कितने परसेंट बनता है? 9.6। यानी अभी जितनी भी मटेरियल की कॉस्ट है ना, अगर उन तमाम मटेरियल की कॉस्ट में 9 समथिंग जो भी है 9.6% डिस्काउंट मिल जाए, कितने परसेंट डिस्काउंट मिल जाए, तो कंपनी की जो मटेरियल की कॉस्ट है वो कम होगी। मटेरियल की कॉस्ट कम होने से कस्टम भी कम होगा, कस्टम कम होने से ये टोटल कम होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये फाइनल आंसर आपका किसके बराबर आ जाएगा? 6600 के बराबर। और समझ आ रही है कि नहीं? वो खाली मटेरियल की बजाय लेबर पे भी कह सकता है कि बताओ लेबर को कितना कम करें। तो जितना गैप होता है ना, उसी गैप से किसी एक एलिमेंट को या तमाम एलिमेंट को थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। और समझ आ रही है? तो ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल एक डिफरेंट है, स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जो कि हर बच्चे की समझ में नहीं आएगी। गैप तक तो सब पहुंच जाएंगे, लेकिन गैप से आगे क्या करना है, गैप आने के बाद इस गैप के बराबर जितनी रकम होती है ऊपर से कोई ना कोई कॉस्ट आपने कम करनी होती है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो मटेरियल के सप्लायर से डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं। तो वो इसने पूछा बताओ कितना डिस्काउंट लेंगे। अगर आप डिस्काउंट रुपीज में कोट करें तो ये आंसर है आपका, और अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज में कोट करें तो ये आंसर है। ज्यादातर डिस्काउंट परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? इसीलिए परसेंटेज निकालिए। हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि हाउ मच डिस्काउंट इन परसेंटेज, नहीं लिखा हुआ कहीं में, कहीं नहीं लिखा हुआ ना। उसने लिखा होता है डिटरमिन द डिस्काउंट रेट, फिर तो कंफर्म होता है कि परसेंटेज में निकालना है। अब उसने लिखा हुआ है बताओ कितना डिस्काउंट ले कंपनी के, कंपनी का टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट अचीव हो जाए और टारगेट कॉस्ट भी अचीव हो जाए। तो वो मैंने ये आपकी जितनी भी मटेरियल की कॉस्ट में कमी लानी है ना गैप के बराबर, वो डिस्काउंट अज्यूम किया। जी जनाब, चलें आगे। नेक्स्ट, बस इसमें और सवाल है लास्ट अटेम्प्ट का। किया किसी ने लास्ट अटेम्प्ट का सवाल? लास्ट अटेम्प्ट का सवाल किसी ने किया हो?
लास्ट अटेम्प्ट का सवाल। हाँ जी, किसने किसने किया लास्ट अटेम्प्ट का सवाल? आपने किया सर? और किसी बच्चे ने? लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन 2 था। हाँ, ये देखें थ्योरी आई हुई है। देखते हैं जी क्वेश्चन में क्या है। करना आपने खुद है, अभी हम पढ़ लेते हैं, बल्कि इसको खुद करें आप लोग। शाबाश, पहले को 5-10 मिनट लगाएं। चलो 10 मिनट पहले खुद लगाएं। शाबाश, ये आप अपना टेस्ट लें कि आपसे होता है कि नहीं। लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपकी क्लास में शायद रिवीजन पॉसिबल ना हो, तो इसीलिए ये सवाल साथ साथ करते जाए पिछले अटेम्प्ट के। हम ही करेंगे क्लास में चैप्टर क्लोज होने पे। अब यहाँ कॉस्ट गैप पर यूनिट नहीं कहा हुआ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कॉस्ट गैप पर यूनिट नहीं कहा उसने, टोटल में फिर निकाल देंगे आप। हाँ जी, हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कंप्यूट द कॉस्ट गैप या टारगेट कॉस्ट गैप। और 3 नंबर के लिए पर यूनिट नहीं लिखा हुआ। हमें पता है कॉस्ट गैप का फॉर्मूला होता है करंट कॉस्ट। जब भी ये रिक्वायरमेंट आई तो हमारे जेहन में आ जाना चाहिए, कॉस्ट गैप का फॉर्मूला होता है करंट कॉस्ट, अब टोटल में पर यूनिट पे नहीं, करंट कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट, करंट कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। क्वेश्चन में ऊपर क्या दिया है? अच्छा, बी रिक्वायरमेंट में कहता है वो मेथड बताओ जिनसे कंपनी कॉस्ट गैप को कम कर सकती है या खत्म
कर सकते हैं तो वो 4 मेथड हैं। पहला मेथड तो होता है कि प्रोडक्ट को रीडिजाइन करें, लेकिन योगर्ट को रीडिजाइन नहीं किया जा सकता। ये ना लिख देना, किताबी बातें भी जरा ध्यान से लिखनी है। वो होती है टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट। आप ये कह सकते हैं कि मटेरियल का सप्लायर, मतलब जो भी मटेरियल है, दूध शुद्ध, वो देखें बल्क में भी नहीं ले सकते, दूध खराब हो जाता है, ध्यान से। मतलब वो सप्लायर सेलेक्ट करें जिससे आपको दूध योगर्ट बनाने के लिए जो मिले वो सस्ता मिले। तो आप ये लिखेंगे कि मिल्क जो है वो जिस सप्लायर से भी परचेज करें वो सस्ता। उसके अलावा स्किल्ड लेबर, हाँ जी, योगर्ट के लिए स्किल्ड लेबर क्या चाहिए है? योगर्ट के लिए स्किल्ड लेबर क्या करेगी बताओ? तुम कह रहे हो यूज ऑफ स्किल्ड लेबर, बताओ योगर्ट के लिए। डिस्काउंट वाला फैक्टर है। इसी तरह दूध की वेस्टेज को कंट्रोल किया जा सके। दूध बना योगर्ट में कौन सी मशीन गाल होते ही आगे ना, हाँ ठीक है। तो ये बातें जरा ध्यान से लिखनी है। सारी किताब की रटी हुई बातों को थोड़ा बहुत इस सवाल के हिसाब से मोल्ड करना है, ये ना अंधी लिखी जाए। ये मार्केटिंग कॉस्ट है तो आप कहें यार ये जो मार्केटिंग का खर्चा कर रहे हैं ये 12% कॉस्ट में इजाफा हो रहा है, तो कोई पार्टी ढूंढे जो शायद कॉस्ट 12% से कम बढ़े आपकी। ठीक है, इस तरह की यहाँ से भी कोई बात चोरी कर सकते हैं। तो चलें, इसी तरह ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये 120 150 की बजाय अगर 120 130 पे आ जाए, वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल करें। और इसके अंदर फिर आप लिख सकते हैं कि जो भी मिल्क आप परचेज करें वो डिस्काउंटेड प्राइस पर हो, या किसी भी सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर ले कि वो कंटिन्यूस सप्लाई देगा मिल्क। चले, या वो वाली गाय ले लें जिससे दूध ज्यादा है। दूध ज्यादा आएगा तो डेफिनेटली क्वांटिटी ज्यादा आएगी, तो कॉस्ट पर किलो कम पड़ेगी या पर लीटर। चले, हम ये बातें लिख सकते हैं, लेकिन 4 पॉइंट लिखने, कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है। क्वेश्चन में कहता है डेनमार्क आइसक्रीम रन्स वेरियस आइसक्रीम पार्लर अक्रॉस द सिटी। ये आइसक्रीम बना के बेचते हैं, ठीक है। एवरेज वीकली इंफॉर्मेशन दी है, सेल 5 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 3,50,000 और फिक्स कॉस्ट 1 लाख है। कंपनी चाह रही है कि फ्रोजन योगर्ट भी लाई जाए इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग आइसक्रीम। मतलब आइसक्रीम का काम बंद नहीं करना, एडिशनल क्या लेकर आनी है? योगर्ट की प्रोडक्ट, ताकि नए कस्टमर को भी अट्रैक्ट किया जा सके। 800 योगर्ट की कब बिकेंगे जी हर हफ्ते में? हम सारा डाटा ही वीकली है, हम वीकली सॉल्व भी करेंगे। 800 कब बिकेंगे? तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है। और सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो ये सेलिंग प्राइस है, टारगेट सेलिंग प्राइस। उसके अलावा वो कहता है इसकी वजह से जो आपकी आइसक्रीम की सेल है वो कितने % बढ़ेगी? 10%। वेरिएबल कॉस्ट योगर्ट की 150 होगी, ये करंट कॉस्ट में आएगी। फिक्स कॉस्ट कहता है जो 1 लाख की है उसमें 12% का इजाफा आ जाएगा। अब मैं सवाल को टोटल में करूंगा क्योंकि नीचे गैप पर यूनिट पे नहीं कहा। उसके बाद वो कहता है कंपनी कितना प्रॉफिट मार्जिन कमाना चाह रही है? 14%। देखिए जी, हमारा जो पहला स्टेप होता है, अब आपने लिखना नहीं, देख ले, इसमें अगर कोई गलती मैं करूं तो बता दीजिएगा। पहला स्टेप हमारा जो होता है वो होता है टारगेट कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन हम यहाँ निकालेंगे टोटल टारगेट कॉस्ट। आप इस इदारे की 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक है आइसक्रीम और एक है होगा। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होगा, सेल प्राइस की जगह आएगा सेल रेवेन्यू माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट मार्जिन है परसेंटेज के हिसाब से मेरा ख्याल है 14% है। तो ये हमारी टोटल टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। पर यूनिट नहीं लिखना अब इसके अंदर। ये पहला स्टेप था, ये पहला स्टेप है। अब हमने सवाल में बस मोल्ड ये किया कि पर यूनिट डाटा लेने की बजाय टोटल में डाटा लिया है। इस कंपनी की अब एक प्रोडक्ट नहीं है, कितनी है? 2 प्रोडक्ट। तो वो जो आपकी पुरानी आइसक्रीम बिकती थी वो 5 लाख नहीं बिकेगी अब। 5 लाख तो पहले उसकी आइसक्रीम का रेवेन्यू था, अब योगर्ट आने के बाद 10% इसका रेवेन्यू होगा। या आप ऐसे लिख लें, बल्कि बेहतर है, बेहतर ये है कि आप पहले लिखें उसका क्या नाम है उस प्रोडक्ट का जो नई आ रही है, डेयरी आइसक्रीम क्या है? योगर्ट। योगर्ट की सेल प्राइस 190 है, उसके कितने यूनिट बिकेंगे? इसकी वजह से जो नई प्रोडक्ट है जो पुरानी प्रोडक्ट है उसकी सेल 10% बढ़ेगी। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो रेवेन्यू बढ़ता है, वॉल्यूम के बढ़ने से ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ता है। तो ये 10% रेवेन्यू पुराना बढ़ा लेना है जो ऊपर आपको रेवेन्यू दिया होगा। तो ये होगा मेरा ख्याल है आइसक्रीम का रेवेन्यू, ये होगा आपका योगर्ट का। टोटल रेवेन्यू बताओ भाई बिजनेस का क्या? 7,000। अब आपको अगर ये नहीं पता ना कि सेल वॉल्यूम बढ़ने से, एक्चुअली सेल रेवेन्यू के अंदर होता है सेल प्राइस इनटू सेल यूनिट्स।
क्या होता है सेल प्राइस इनटू, अगर सेल प्राइस भी नहीं पता, यूनिट भी नहीं पता, तो आप रेवेन्यू को बढ़ा देते। किसको बढ़ा देते हैं? तो मैंने रेवेन्यू को 10% क्यों बढ़ाया, ये लिखा हुआ था कि जब आप ये लाएंगे ना योगर्ट, उसकी वजह से आपकी पुरानी सेल भी बढ़ जाएगी। आप इसमें से 14% मार्जिन लेस करें, 98,000, तो ये 604 604,000 ये आपकी है टारगेट कॉस्ट। अब आप निकालेंगे करंट कॉस्ट। यहाँ पर अब आपका चैप्टर 1 बेसिक्स आएगा। जिस बच्चे को ये चैप्टर 1 नहीं आता वो फिर इसमें मार खाएगा। करंट कॉस्ट में आपको दो तरह की कॉस्ट लेनी है, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ पहले वो जो पुरानी आइसक्रीम थी उसकी, क्योंकि हम इकट्ठा कर रहे हैं। आइसक्रीम जो थी उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, या चलो इकट्ठा ही लिख लेते हैं, ऐसे टाइम ज़ाया करने की क्या जरूरत है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम की पुरानी वेरिएबल कॉस्ट थी 3,50,000, लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल बढ़ती है। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। तो अगर आप यहाँ 3,50,000 लिखते हैं तो यू आर रॉन्ग। 3,50,000 पिछली कॉस्ट थी, जब आपका सेल वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप बनाएंगे ज्यादा। तो वो पुरानी 350 की जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें 10% वॉल्यूम का इफेक्ट आएगा, 380। ये बढ़ाया किसी ने, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा दी। सेल भी बढ़ती है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ जो आपकी नई है, क्या नाम है उसका, योगर्ट की वेरिएबल कॉस्ट, वो कितनी है, 800 रुपए कि 150 रुपया, 150 रुपया पर यूनिट इंटू 800 यूनिट जी, 1,20,000। तो मेरा ख्याल है ये 385 थी और 1,20,000 आ गई। फिक्स कॉस्ट अब ऐड करेंगे। वो पहले 1,00,000 थी पुरानी वाली, अब उसमें 12% का इजाफा होगा, तो 1,00,000 इंटू 1.12, 20 के 12, 12 एक 12 आएगा यार। आप देखो टोटल कितना आता है, ये 617 ये करंट कॉस्ट है। उन 200 गैप आ जाएगा। हलवा सवाल था, हलवा। लेकिन अप्रोच पे डिपेंड करता है। अगर आप अलग अलग निकालने के चक्कर में पड़ेंगे, मेरा ख्याल है टाइम जाया होगा बहुत। मुझे नहीं पता अभी एग्जामिनर ने शायद अलग निकाला हो, क्योंकि मैंने ये सोल्यूशन नहीं किया। मैं पहले खुद सोल्यूशन करता हूँ, बाद में आई कैप को देखता हूँ, तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो ये क्या आता है, कॉस्ट गैप, करंट कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। करंट कॉस्ट है 6,17,000, सॉरी 617 माइनस 6,00,000, तो 13,000 का कॉस्ट गैप है। तो पहला तरीका ये है कि हमारी जो आइसक्रीम की पर यूनिट कॉस्ट है उसको कम कर दें। आइसक्रीम के अंदर तो इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं ना, आइसक्रीम में तो खाली दूध नहीं है। तो आप जो आइसक्रीम की कॉस्ट है वो कम कर लें, पर यूनिट जो इसके अंदर छुपी हुई है इसकी कॉस्ट को कम कर लें। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि ये जो फिक्स कॉस्ट में ये मार्केटिंग का है, ये इतनी ज्यादा ना बढ़ने दें। 3 हो गए तरीके। चौथा तरीका क्या है कि वॉल्यूम ज्यादा बेच लें। किसका वॉल्यूम, योगर्ट का ज्यादा वॉल्यूम बेच लें, या अगर योगर्ट की सेल प्राइस बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लें। ये तो बताया नहीं उसने वैसे कि बढ़ा सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये 4 तरीके मैक्सिमम यही हो सकते हैं इसमें। उसके अलावा वो अब आप लर्निंग कर्व वाला और ये वाली बातें अगर लिखना चाहते हैं, या वेस्टेज को कंट्रोल बातें लिख सकते हैं। आइसक्रीम में भी तो कुछ ना कुछ वेस्टेज होता होगा, दूध और उसके अलावा क्या नाम है, दूध छूत की वेस्टेज, तो वो वेस्टेज को मिनिमाइज करें बस। ले जी, ये हो गया जी मुकम्मल। हलवा सवाल था। आगे चलो, आई क्या आपका जवाब है किसके पास, देखें जवाब आई क्या, आई कैम ने यही किया है, सेम है। चलो बात ठीक है, फिर जान दो जो तुसी वेख्या पहले। नहीं मैं जरा वो देखना चाह रहा हूँ कि उसने थ्योरी क्या लिखी है, क्या उसने किताबी छापा लगाया है कि उसने उसको थोड़ा चेंज किया है, बस मैं वो देखना चाह रहा हूँ। काफी डिटेल में लिखी है। लेकिन आपने तो एक एक लाइन लिखनी है भाई, इतना टाइम नहीं होगा। असल में पिन पॉइंट करना होता है, मेन पॉइंट। चलो अब वो नेट ओपन होता है तो फिर यहाँ आ गया।
तो चलो, आज नेट नहीं चल रहा सही, ओपन ही नहीं हो रही वो। चलो बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये चलें जी, ये सवाल आप जाके कर लीजिएगा। तो हमने कल शुरू करना है प्रोसेस कॉस्टिंग, कल शुरू करना है प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। जी बिल्कुल आएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं आएगा, ओके तो सही। मिड टर्म कब है आपका? मंडे को किसने कहा है? इस सेक्शन का भी है, किन्होंने कहा है? टीए रूम से पूछे फिर जाके, टीए आर नॉट योर टीचर्स। हाँ, ये मैंने कह दिया होगा, क्योंकि मैं आ नहीं रहा मंडे ट्यूसडे को, तो मैं तो काम से लाना है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन में नहीं अवेलेबल, तो आप टेस्ट देना, क्लास नहीं, कश्मीर जा रहे हैं आपको, आप इधर ही फिरते रहे, ये आपकी वादियां हैं। स्कैंस, हाँ ठीक है, हम आपको ये स्कैंस की वादियों में छोड़ के आए, तो उसी कुर्सियां पे बैठ के एंजॉय करो। टेस्ट आपका मैं बता देता हूँ, आपका टेस्ट जो है वो बेसिक्स है, बेसिक्स है, प्लस आपका एफओएच है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन है, एबीसी है, चैप्टर बाबा ने वो उनके वाले ही दे दें चाहे आपको। और उसके बाद क्या है, टारगेट कॉस्टिंग। चलो ये पिछली दफा वाला सवाल तो मैंने करा दिया है, तो अब कोई डिफरेंट सवाल होगा, ठीक है, कोई डिफरेंट सवाल आ जाए जरा। ये मेरा ख्याल है मंडे को है, कब है? मंडे को ही जी। प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं होगा, आंसर छापा क्या मतलब? रीडिजाइन द प्रोडक्ट, यानी किताब से उठा के छापा। बेवकूफ ने ये भी नहीं किया, पता है मुझे, यही मैं उम्मीद कर रहा था। इसे कहते हैं जाहिली एग्जामिनर, और बच्चे बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सही लिखे। तो ये आपने जरा अक्ल का इस्तेमाल करना है, दूध रीडिजाइन नहीं हो सकता। हाँ, आप पैकिंग कह सके, पैकिंग कह सके मैं मानता हूँ, पैकिंग वाली बात आप कहें तो ठीक है, सही है। उसके अलावा या वो क्या कहते हैं, जो दूध को प्रोसेस करके उसको पका पकू के, हैं, पेस्चराइज्ड मिल्क जो कहते हैं उसको, वो वाला प्रोसेस लगा रहे हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट बच सकती है। वो ऐसी मशीनरी अप्लाई यूज करें जिससे आगे, अदरवाइज रीडिजाइन वाला काम जरा अच्छा मजेदार नहीं है। तो आई कैप है ना, आई कैप है, बंदा टीचर भी शर्मिंदा ते बच्चा भी शशु पंज पै जाता है कि ऐ होना की है। अच्छा, अभी हमारे पास टाइम है, मैं 9 बजे छोड़ूंगा आपको, मुझे याद आ गया। हमने अब छोटा सा एक टॉपिक करना है, ये वाला लर्निंग का, ताकि मैं टेस्ट में ये भी दे सकूं टारगेट कॉस्टिंग के साथ, ठीक है। लर्निंग कर्व पे आ जाए, टाइम है मेरे पास, कल भी मैं 9 बजे तक क्लास लेके जाऊंगा, ताकि मैं अपनी डेफिशिएंसी कवर कर सकूं। लर्निंग कर्व क्या होता है? पानी का तो कहिएगा प्लीज उन्हें जरा। लर्निंग कर्व क्या होता है, पढ़े यार, ये ताजा है। चलो कापियां खोलो, बसा मैं मन कर लिया, तुझी तो जिम्मे कोई चीज चुक के नसनी है। हाँ, और तुम कोई चीज ले उठा के भागनी है तुमने। पिछली दफा ये नहीं आया मेरा ख्याल है, लर्निंग कब आया पिछली दफा? इस दफा आएगा फिर, कंफर्म है, कंफर्म है जी। इस दफा लर्निंग कब आएगा लड़कियों, बस पता नहीं, ये आएगा इस दफा, क्योंकि पिछली दफा पेपर में नहीं आया ये आई कैप का फेवरेट एरिया है। 2-3 चीजें आई कैप की बड़ी फेवरेट है, लेकिन ये एक वर्किंग होती है 3 से 5 नंबर की। पूरा सवाल लर्निंग कर्व पे कभी भी नहीं होता, मतलब आप कहें कि आपको ये सवाल लर्निंग कर्व का लग रहा है तो झूठ होगा वो। एक्चुअली किसी भी सवाल में, किसी भी चैप्टर में जहां पे लेबर कॉस्ट आनी होती है, उसके अंदर लर्निंग कर्व की एक एडजस्टमेंट आ सकती है, तो इसकी हैसियत जो है वो 3 से 5 नंबर की है, ठीक है। और ये एज अ वर्किंग होगा जो भी होगा। लर्निंग कर्व क्या है, हम ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन नेचर है कि जब वो कोई टास्क फर्स्ट टाइम करे तो टाइम कंज्यूम ज्यादा करेगा। जैसे जैसे सेम टास्क रिपीट किया जाए, बार बार परफॉर्म किया जाए, तो अल्लाह ने इंसान को सीखने की काबिलियत दी है, जिस वजह से जो वर्कर का टाइम टू कंप्लीट
द टास्क है वो क्या होता है, वो कम होता है। इस फिनोमेना को कहते हैं लर्निंग इफेक्ट। लर्निंग इफेक्ट क्या चीज है, या लर्निंग कर्व क्या चीज है, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन वर्कर प्रोड्यूसेस द सेम प्रोडक्ट या व्हेन वर्कर प्रोड्यूसेस सेम टास्क अगेन एंड अगेन, तो उसका जो टाइम टू कंप्लीट द टास्क है वो कम होता है। जब तक वो कम होता रहेगा उसे कहा जाएगा कि ये लर्न कर रहा है, लर्निंग फेज में है। एक पॉइंट आएगा जहां पे उसके टाइम में फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगी, वो टाइम तकरीबन स्टैटिक हो जाएगा। जब टाइम में फर्दर रिडक्शन पॉसिबल ना हो तो ऐसे के बाद इसको कहा जाता है कि लर्निंग स्टॉप हो गई। लर्निंग क्या होगी, स्टॉप। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? जी भाई जिन क्या बता रहा हूं मैं, जरा रिपीट करें। हाँ, टाइम फ्लैट हो जाएगा, सेम टास्क हो या डिफरेंट हो, एक दफा परफॉर्म करने के अगेन एंड अगेन, सेम टास्क अगेन एंड अगेन विदाउट चेंज इन वर्किंग एनवायरनमेंट। ये नहीं है कि एक दिन आप उसे धूप में बिठा दें, एक दिन एसी में बिठा दें, ऐसा नहीं। वर्किंग एनवायरनमेंट शुड बी सेम। तो वर्कर की जो स्पीड है वो बढ़ती है, और वो टाइम टू कंप्लीट द टास्क क्या होता है, जिस पॉइंट पे आके उसका टाइम फ्लैट हो जाता है उस पॉइंट को कहते हैं स्टेडी स्टेट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टेडी पॉइंट या स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट वो पॉइंट है जहां पर आकर लर्निंग स्टॉप हो जाती है। अब आपने ये कोई फिलॉसफी झाड़नी नहीं है कि लर्निंग कर्व क्या है, आपको मेन जो फिलॉसफी झाड़नी है वो ये है कि आपको लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सिंपल, आपने इस चैप्टर में क्या कैलकुलेट करना है, बल्कि ये चैप्टर नहीं है, टॉपिक है छोटा सा। आपने लेबर की वेजेस कॉस्ट कैलकुलेट करनी है बेटा। वो कैसे कैलकुलेट होती है, ड्यूरिंग लर्निंग फेज, जब वर्कर लर्निंग कर रहा होता है तब कैसे होगी, ड्यूरिंग लर्निंग फेज और आफ्टर लर्निंग फेज। आफ्टर वाली तो आपको पहले आती है, चैप्टर 1 में मैंने बताया हुआ। आफ्टर वाली आपको पहले ही आती है जब टाइम फ्लैट हो किसी भी वर्कर का। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, किसी भी वर्कर का वो जो टाइम है क्या नाम है, हमने पढ़ा होता है वेजेस रेट पर आवर इनटू क्या होता है, लेबर आवर्स इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस या प्रोडक्शन यूनिट्स। मसला ये नहीं है, लर्निंग के बाद जब टाइम फ्लैट हो जाता है ना, तो ये टाइम पर यूनिट 2 घंटे है या 15 मिनट है, कोई मसला नहीं, ये आपको निकालना पहले ही आता है। जब वर्कर लर्निंग कर रहा होता है तब वेजेस कैसे निकालिए, ये आपके लिए नई चीज है। तो अगर वर्कर लर्निंग कर रहा है तो ड्यूरिंग लर्निंग फेज किसी भी वर्कर की जो वेजेस कॉस्ट है, टोटल वेजेस कॉस्ट है, अगर आपने निकालनी हो, बल्कि ये अब आप अगर परेशान हो रहे हो तो बेटा ये जो ब्रैकेट में मैंने निकाला है ना, ये लेबर कॉस्ट पर यूनिट आएगी। ये लेबर कॉस्ट क्या आएगी, रेट इनटू लेबर आवर, और इसके बाद इनटू यूनिट प्रोड्यूस करके टोटल। कई दफा मैं एक लाइन में लिख दूं तो परेशान नहीं होना। अगर वर्कर लर्निंग कर रहा है फिर ये फॉर्मूला ये होता है, रेट पर आवर, रेट पर लेबर आवर इनटू क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट, और इनटू क्यूमुलेटिव यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये ड्यूरिंग लर्निंग फेज ये फॉर्मूला लगेगा। क्यूमुलेटिव की टर्म साथ अटैच है, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट, और उसके बाद क्या है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव यूनिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता हो क्यूमुलेटिव यूनिट्स क्या होते हैं। क्यूमुलेटिव यूनिट्स प्रोड्यूस क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर एक वर्कर है जो जनवरी के मंथ में 2000 यूनिट्स बनाता है, 2000 यूनिट बनाता है, फरवरी में वो फिर 2000 यूनिट्स बनाता है, तो क्यूमुलेटिव यूनिट उसके हो जाएंगे टोटल 4000। मार्च में वो 1000 यूनिट और बना देता है, अब उसके जो क्यूमुलेटिव यूनिट होंगे वो टोटल 5000। ठीक है, अप्रैल में वो कितने यूनिट बनाता है, फॉर एग्जांपल 2500। तो अब आप क्यूमुलेटिव यूनिट यहाँ से यहाँ तक कितने निकालेंगे, मेरा ख्याल है 70। क्यूमुलेटिव यूनिट का मतलब होता है
पहले यूनिट से लेकर अब तक वर्कर जितने बना चुका है सारे काउंट करें, टोटल क्यूमुलेटिव मींस टोटल यूनिट फ्रॉम यूनिट नंबर 1 टू अब तक, यूनिट नंबर 1 टू अब तक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव, क्योंकि लर्निंग पहले यूनिट से शुरू हो गई है तो पहले से लेकर ऑनवर्ड काउंट करने आपने तमाम, पहले को भी गिनना है। अच्छा, उसके बाद क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला है क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a x रेस पर b। क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम का क्या फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू a x रेस पर b। तो यहाँ पर जो a है, a स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट, पहले वो यूनिट को बनाने का टाइम, ये पूरा मतलब होता है क्यूमुलेटिव। इस फॉर्मूले में हमेशा क्यूमुलेटिव यूनिट्स आने हैं। b इंडेक्स ऑफ लर्निंग, b क्या चीज है, ये एक्स और वाई में इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है कि जितने यूनिट वर्कर ज्यादा बनाता जाएगा टाइम पर यूनिट क्या होता जाएगा, कम। ये हमेशा बी माइनस में दिया होगा क्वेश्चन में, -0.1520, कभी दिया होगा -0.0740, इस तरह ये बी गिवन होगा। अगर आपको बी दिया ना हो तो बी को कैलकुलेट करने का भी तरीका है, इंडेक्स ऑफ लर्निंग को निकालने का तरीका है लॉग लर्निंग डिवाइडेड बाय log 2, मैथ है। तो अगर आपको बी ना दिया हो तो बी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, वैसे दिया होता है। आई कि आपने आज तक कभी ऐसे नहीं दिया। ये सवाल 2000 मेरा ख्याल है लर्निंग का पहले नहीं था सिलेबस में, ये आया तकरीबन 2017 में। तो 2017 से ऑनवर्ड जितने भी पेपर है तकरीबन हर पेपर में एक आधी अटेम्प्ट छोड़ी होगी, अदरवाइज हर पेपर में किसी भी सवाल के अंदर ये जबरदस्ती घुसा देता है लर्निंग का, ठीक है। और जब भी घुसाता है तो साथ उसने वो इंडेक्स ऑफ लर्निंग मोस्टली बताया होता है, क्योंकि ये जो इंडेक्स ऑफ लर्निंग है ना, ये पॉइंट्स में आता है, माइनस पॉइंट। अभी कभी 4 डेसिमल लेता है एग्जामिनर, कभी 5 दे देता है। तो एक्चुअली इसमें जितने डेसिमल ज्यादा लेंगे उतना एक्यूरेट आंसर ज्यादा आएगा, तो वो एग्जामिनर खुद दे देता है। इसमें ये लर्निंग रेट क्या होता है, इसमें ये लर्निंग रेट क्या होता है, ये आपकी पेस ऑफ लर्निंग को शो करती है। लर्निंग रेट किसी भी वर्कर की पेस ऑफ लर्निंग को शो करता है। नॉर्मली ये इस तरह परसेंटेज में दिया होगा 90% यानी 0.90। अगर लर्निंग रेट 90% दिया 0.90 तो उसका मतलब है वर्कर हर अगला यूनिट जब बनाएगा तो 10% टाइम सेव करता जाएगा और पिछले टाइम का 90% टाइम कंज्यूम करेगा। इसका मतलब क्या है, एवरी टाइम जब नेक्स्ट वर्कर यूनिट बनाएगा तो पिछले टाइम का कितने परसेंट कंज्यूम करेगा, 90% टाइम विल बी कंज्यूम्ड, 10% टाइम विल बी रिड्यूस्ड। इसी तरह जब मसलन अगर आपने 5 घंटे में पहला यूनिट बनाया वर्कर ने, तो अगला यूनिट जब वो बनाएगा तो क्या करेगा, वो 4.5 आवर्स कंज्यूम करेगा, 0.5 आवर वो सेव हो जाएंगे। उसके बाद 4.5 का 90%, ठीक है। तो ये लर्निंग रेट 90% आपको दिया होगा, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसको निकालना पड़े तो ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लर्निंग रेट निकालना को बहुत मुश्किल चीज नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको लर्निंग रेट कैसे निकलता है। तो ये y क्या आ जाएगा, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। लर्निंग रेट कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए एक वर्कर है जिसने पहला यूनिट, अच्छा अब इस टॉपिक में जब मैं फर्स्ट लिखूंगा, सेकंड लिखूंगा, थर्ड लिखूंगा तो इसका मतलब एक अकेला यूनिट है। जब मैं 2 लिखूंगा ना 2, तो इसका मतलब 2 का मतलब क्यूमुलेटिव है, 2 यूनिट्स का मतलब होगा पहला और दूसरा दोनों शामिल है। इस टॉपिक के लिए ये याद रखना है। आम हालात में तो मैं 2 लिख दूं तो शायद सेकंड यूनिट ही मुराद, लेकिन इस टॉपिक में जब मैं सेकंड लिखूंगा तो इसका मतलब सिर्फ वाहिद वो सेकंड यूनिट है। जब मैं 2 यूनिट्स लिखूंगा तो इसका मतलब है पहला और दूसरा। जब मैं कहूंगा 8 यूनिट्स तो वो 8 का मतलब होगा पहले से लेकर अब तक 8, ठीक है। ये बात याद रखिएगा इस टॉपिक के लिए। तो फर्स्ट यूनिट एक करने 20 घंटे में बना, कितने पैसे अज्यूम्ड है। मैं आपको बता रहा हूँ ये लर्निंग रेट कैसे आता है, बल्कि मैं कर सकते हैं मर्जी एक दायरे की। वर्कर ने पहला यूनिट बनाया,
फर्स्ट यूनिट बनाया 20 घंटे में, फर्स्ट यूनिट कितनी देर में बना? मैं 2 यूनिट्स की बेस पे कर रहा हूँ, आप 4 से कर लें, 2 से कर लें, जैसे बना बेसिस पे वर्कर 2 यूनिट्स बना चुके हैं वर्कर। वो लड़कों मंगाई थोड़ी है, कह रही 3, और बेटा फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है, समझ लो ये 2 कुर्सियां बनाई हैं, फर्स्ट कुर्सी सेकंड कुर्सी, तो फर्स्ट और सेकंड मिला के 3 कैसे होगी? तीजी किधर लेके आई हो कुड़ियो तुझे? वो गलत किया ना इन्होंने, फर्स्ट कुर्सी और सेकंड, तो ये दो दो यूनिट बनाया वर्कर ने, और तीजा तक बनाया नहीं, फर्स्ट और सेकंड। मैंने खाली 1 2 नहीं लिखा, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट, 2 यूनिट बनाया, और 2 यूनिट का टोटल टाइम कितना है? कितना है? 38। अगर मैं आपसे पूछूं इनका एवरेज टाइम पर यूनिट क्या है? 2 यूनिट बनाने के बाद, इसको वैसे पूरा नाम इसका क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट है, तो 38 डिवाइडेड बाय 2 19। अब ये 19 इस पहले यूनिट का कितने परसेंट है? ये जो 19 घंटे है, ये इस पहले यूनिट का कितने परसेंट बनता है? बताओ, ये जो 19 घंटे एवरेज टाइम आया है, कितना? 95, 19 तकसीम 20 करके ये 0.95 आता है। ये जो 0.95 आता है, ये लर्निंग रेट है। ये पहले यूनिट के साथ रिलेट कर देते हैं कि एवरेज टाइम पहले यूनिट पे 20 था और अब कितना हो गया? 19। तो इसमें कितनी कमी आई है? इसमें मेरा ख्याल है 5% की कमी आई है, या ये 19 को डिवाइडेड बाय 20 करो तो पता चलेगा अगला यूनिट पिछले यूनिट के टाइम का, या 2 यूनिट्स का टाइम जो है वो पिछले यूनिट के टाइम का एवरेज कितने? 90 या 95? तो ये 95% समझाने के लिए, चलो यहाँ पे भी मैं ऊपर 95 ही लिख देता हूँ। तो ये इस तरह आपको क्या करना पड़ता है, पहले यूनिट का टाइम, दूसरे का एवरेज टाइम को रिलेट करते हैं, तो लर्निंग का पता चल जाता है आपको। लेकिन ये आपको लर्निंग रेट निकालना बहुत कम चांस है कि आपको अगर उसने तंग करना होगा तो देगा, अदरवाइज वैसे लर्निंग रेट क्वेश्चन में बताया होता है। हमने मेनली जो क्या निकालनी होती है, हमने मेनली क्या चीज निकालनी होती है, ये हमारा टॉपिक है। ये हमने क्या निकाली है? वेजेस कॉस्ट। ठीक है जी, हमने वेजेस कॉस्ट निकालनी है। तो अब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैं जो फॉर्मूला है वो टेबल की शक्ल में करता हूँ। पहला कॉलम हम लिखते हैं क्यूमुलेटिव यूनिट्स, और यूनिट्स को एक्स से डिनोट करते हैं। उसके बाद दूसरा कॉलम हम लिखते हैं, बाकी आप कॉलम में बाद में छोड़ दीजिएगा, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट, तो ये वाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद तीसरा कॉलम होता है क्यूमुलेटिव टोटल टाइम, वो जो एवरेज टाइम है उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके। और चौथा कॉलम होता है इसमें इंक्रीमेंटल टाइम, ये अभी फिलहाल बताता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद। मैक्सिमम इसमें कितने कॉलम होते हैं? 4 कॉलम होते हैं। ये टेबल वहां तक बनेगा जहां तक वर्कर लर्निंग कर रहा है। जैसे ही वर्कर की लर्निंग स्टॉप होगी तो ये टेबल खत्म। इस एप्लीकेशन सिर्फ लर्निंग की स्टेज तक है। ड्यूरिंग लर्निंग फेज तो ये टेबल बन सकता है, आफ्टर लर्निंग फेज ये टेबल, उसके लिए फिर आपको अलग घंटे देखने पड़ेंगे, उसके बाद वाले घंटे कितने। ये टेबल सिर्फ किस अरसे को कवर करेगा? ड्यूरिंग लर्निंग फेज। जी, समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, एग्जाम्पल करते हैं, छोटी छोटी सी हैं। कैलकुलेटर पकड़ लें जनाब, बैठना नहीं, आपने बैठना नहीं। ये लेबर के चैप्टर है, एक है वहां करते होते हैं ये, लेकिन वो चैप्टर के नोट्स चेंज करने इस दफा मैंने, तभी इसीलिए वो नोट्स आपको नहीं दूंगा, बस लर्निंग कव भी करवा रहा हूँ उसमें से, क्योंकि लर्निंग कव जो है वो कोर एरिया है। चलो, नेट ही नहीं चल रहा आज।
हाँ जी, कैलकुलेटर पकड़ लें जनाब जरा, खुलना ही नहीं। चलो शुरू करो। पता नहीं केड़ा नेट चलता पे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, ये एग्जाम्पल करें, शाबाश। 7 और 8, एग्जाम्पल 7 और 8, कैलकुलेटर पकड़ लें। वो आपसे क्या कहता है, द टाइम टू मेक फर्स्ट ईयर इज, ये ए दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, देखिए कॉपी पकड़े, यहाँ पे बैठा नहीं छड़ोला आदमी है, वो बासियां लेके मुंह टटना पे। हाँ जी, पहले यूनिट का टाइम है 24 आवर्स, A24, और लर्निंग का रेट कितने परसेंट दिया हुआ है, 95%। तो फौरन बी कैलकुलेट करो बेटा, बी कैलकुलेट करें, बी कैलकुलेट करें सबसे पहले 95% लर्निंग कर्व में। तो log 0.95, log 0.95 डिवाइडेड बाय log 2, log 0.95 डिवाइडेड बाय log 2, कहने जरा क्या आता है, log 0.95 डिवाइडेड बाय log 2 जी। तो 4 डेसिमल्स तक लिख दें, -0 लिख लें ऊपर कॉपी पे। हाँ जी, तो log, ये log होता है यहाँ पे, ये ln के साथ, ये log 0.95 डिवाइडेड बाय log 2, अगर ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट क्लोज करनी है जी, -0.074। ठीक है, ये आगे आपके पास चले। अब इसके बाद क्या करना है, ए हमारे पास क्या था, लिखे 24, और बी कितना है, -0.0740। उसके बाद वो क्या कहता है, आपने क्या कैलकुलेट करना है, वो आपसे ये कहता है, अच्छा ये टेबल फिल करना है। पहले यूनिट, फर्स्ट यूनिट लिखा हुआ है, तो ये बॉक्स में यहाँ पे 24 आ जाएगा। पहले यूनिट का टाइम कितना है, 2 यूनिट्स के लिए सॉल्व करें, 2 यूनिट्स के ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला जब y इज इक्वल टू ए एक्स रेस पर बी है जी, 2 यूनिट्स के लिए सॉल्व करें। हाँ जी, y इज इक्वल टू ए कितना है 24 इंटू x कितना है 2 रेस पावर -0.0740, ये आ जाएगा 22.80, 22.80। हाँ जी, करें जी ये फिल टेबल 22.80। हाँ जी, ये 24 था, 24 आवर्स। उसके बाद हमने यहाँ पे y निकाला था, y लिखना जरूरी नहीं है, 24 इंटू 2 रेस पर -0.0740, तो ये आया था 22 आवर्स पर यूनिट। उसके बाद y इज इक्वल टू 24, 4 यूनिट्स के लिए, फर्स्ट 4 का मतलब है पहले से 4 तक, 0.0740, 66 या 67, कम से कम 2 डेसिमल ले लें, ज्यादा से ज्यादा 4, 21.67।
8 यूनिट्स पे 20.58। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल आवर्स आ जाएंगे। हाँ जी, ये टाइम पर यूनिट है, 1 यूनिट का टाइम है, तो मल्टीप्लाई करें 24। पहले वाले केस में 24 आवर्स आ जाएंगे, दूसरे वाले केस में 22.8 इंटू 2। अब ये जो 45.6 है ये पहले और दूसरे का इकट्ठा टाइम है टोटल, ये 2 यूनिट्स का टाइम है। 86 पॉइंट, इसमें कितने यूनिट का टाइम है? 4, फर्स्ट 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ये जो आखिरी आता है 62 हो गया ना, 164.62। इसमें पहले यूनिट का, दूसरे यूनिट का, तीसरे का और चौथे का, चारों नहीं, चारों का नहीं बल्कि सॉरी 8 यूनिट्स का टाइम शामिल है। 5, 6, 7 और 8, 8वें तक का टाइम शामिल है। समझ आ रही है इसमें? तो हर यूनिट का टाइम इसमें इंक्लूडेड है। उम्मीद आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगली एग्जांपल 8 भी ऐसे ही है। एग्जांपल 9 पे हमने आना है। एग्जांपल 9, एग्जांपल 9 पे हमने आना है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल 9 पे आप दोनों अलहदा बैठेंगी, कल से इकट्ठी नहीं बैठना, आप दोनों बातें कर रही हैं अलहदा अलहदा, ठीक है? और कुड़िए अलहदा अलहदा। अच्छा, देखिए मिसाल के तौर पर सुन लें गौर से, ये कितने यूनिट्स का टाइम है? पहले यूनिट का, यानी 1 यूनिट का। इसमें पहले और अगर इसमें से दूसरे यूनिट का टाइम हमें सेकंड वाले का टाइम चाहिए हो तो वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 यूनिट्स का इकट्ठा टाइम है। अगर आपको सेकंड वाले यूनिट का एग्जैक्ट टाइम चाहिए हो तो वो फिर अगला कॉलम बनेगा। तो वो आप क्या करेंगे, 45.6 में से माइनस करें 24, क्या आता है? अगर 45.6 में से हम माइनस कर दें 24 तो ये दूसरे यूनिट का एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा, कितना? 21.6। अच्छा, अगर हम इसमें से ये माइनस करें, अगर हम ये इसमें से माइनस करें तो ये 4 यूनिट्स का टाइम है। ये कितने यूनिट्स का टाइम है? और ये ऊपर वाला कितने यूनिट का है? तो ये अगले 2 यूनिट्स का एग्जैक्ट टाइम आएगा, यानी अगले 2 मतलब तीसरे और चौथे का। ठीक है, 8 में से जब आप 4 माइनस करेंगे कि कितने, नहीं 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 में से पहले दूसरे का टाइम माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगले वाले 2 यूनिट का टाइम रह जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी मैंने आपको ये प्रैक्टिस करवाई है कि पूरा पहला घर बनाने में 800 घंटे लगते हैं किसी इदारे को। पहला घर कितने घंटों में कंस्ट्रक्ट होता है? और 95% लर्निंग कब है? तो ये जब आपने बी निकाला होगा, तो ये पहले भी मेरा ख्याल है हमने निकाला है। हाँ जी, log 0.9 मेरा ख्याल है -0.07 फिर आता है, बी आता है -0.074। वो कहता है कौन से हाउस का टाइम निकालें। अब फिफ्थ हाउस का टाइम आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ये आम अकाउंटिंग नहीं है। फिफ्थ हाउस का टाइम आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अगर लर्निंग हो, अगर लर्निंग हो तो फिफ्थ हाउस का टाइम हम कैसे निकालेंगे? फिफ्थ हाउस का टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 हाउसेस का टोटल टाइम निकालेंगे पहले आप। कितने हाउसेस का? पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, यानी 5 हाउसेस का टोटल टाइम निकालेंगे। फिर 4 हाउसेस का टोटल टाइम निकालेंगे। समझ आ रही है? कौन से वे का निकालना है? देखें, ये पहला हाउस है, ये दूसरा हाउस है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और आपको पहले 5 से आगे नहीं जाना। अगर आपको 5वें का टाइम चाहिए तो आप पहले 5 का टोटल टाइम निकालेंगे, फिर उसमें से 4 का टोटल टाइम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो टोटल टाइम ऑफ 5 हाउसेस माइनस टोटल टाइम ऑफ, इसमें बताओ भाई। जी जनाब, बस कैलकुलेटर नहीं, मुझे सिर्फ ये बताना है किसमें से क्या माइनस करेंगे। कैलकुलेशन हम करेंगे कल, अभी सिर्फ ये बताओ किसमें से किसका माइनस करेंगे। 7 में से 7वें का लेंगे कि पहले 7 का लेंगे?
पहले फर्स्ट 7 यूनिट्स का टोटल टाइम निकालेंगे, ऐसे कहना है टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट 7 यूनिट्स माइनस टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट। इधर बताएं जी बेटा आप, ये 18th वाले केस में 18 यूनिट्स का टोटल टाइम लेंगे जी, फर्स्ट 17 का माइनस करोगे तो 18वें यूनिट का टाइम आ जाएगा। इसी तरह 12वें का निकालना तो क्या करेंगे, 12 यूनिट्स का टोटल टाइम माइनस 11, वो ठीक है, ये फैसला करना होगा, ठीक है। 90th यूनिट का टाइम निकालना होगा, 89 का माइनस करेंगे, ठीक है। ये जो आखिरी यूनिट होता है ना, इसका टाइम बाकी अगले यूनिट्स पे लगता है जिनमें लर्निंग खत्म हो चुकी है, ठीक है। कल आगे करेंगे, आज टाइम खत्म है, कल 9 बजे तक का ज़हन बना के आइएगा। पता नहीं किसका क्या कह रही है लड़की, ये क्या नहीं है कुड़िए, तुसी मस्तियां अशका मशका बड़ियां कर दे। कैसे नहीं पता था, आप पता कर दिया ना आपको, आप तैयारी करो, रात जागो आज सारी।